मैं आपको खुशामदीद करती हूँ अपने YouTube चैनल PK पॉइंट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीन ने कैसे अमेरिकी और यूरोपीय कार कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए गाड़ियों की आलमी सनत पर गलबा हासिल किया। सन 1970 की दहाई तक चीन में किसी शहरी के पास अपनी साइकिल होना अमारत की अलामत समझा जाता था। मुल्क में फैमिली कार का कोई खास तस्वुर नहीं था और अक्सर लोग कामकाज पर फ्लाइंग वचन साइकिल पर जाया करते थे। 1970 की दहाई के वस्त तक चीन में कारों की प्रोडक्शन न होने के बराबर थी। शुरू में गाड़ियां सिर्फ आला सरकारी ओहदेदारों के पास हुआ करती थी और आम शहरी गाड़ी खरीदने का सोच भी नहीं सकते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की 1988 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये वो वक्त था जब बीजिंग में हर दो में से एक शख्स के पास जाती सवारी के तौर पर साइकिल हुआ करती थी। ताहम उसके बाद की 4 दहाइयों के दौरान चीन में गाड़ियों की सनत ने बेमिसाल तरक्की की और चीन दुनिया को गाड़ियां बरामद करने वाला बड़ा मुल्क बन गया। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में सदर जो बाइडेन की इंतजामिया अब इस हवाले से भी गौर कर रही है कि आया कौमी सलामती को लाहक खतरात को देखते हुए चीनी गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी और भारी दरामदी ड्यूटी नाफिज की जाए। सन 2023 में दुनिया भर में 50 लाख से ज्यादा चीनी गाड़ियां फरोख्त हुई और दुनिया भर में गाड़ियों की बरामदात के हवाले से चीन ने गाड़ियां बनाने के लिए मकबूल मुल्क जापान को भी पीछे छोड़ दिया। सन 2023 ही में चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD ने आलमी सतह पर मारूफ बड़ी कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ा है, जिस पर एलन मस्क ने तस्लीम किया कि कई लोगों का ख्याल है कि दुनिया की 10 बेहतरीन कंपनियों में टेस्ला और 9 दीगर चीनी कार कंपनियां होंगी। मुझे लगता है वो गलत नहीं कह रहे। यहाँ आपको ये भी बताती चलूं कि चीन में गाड़ियों की प्रोडक्शन का आगाज किस तरह हुआ। वर्ल्ड बैंक की एक तहरीर 1 अरब साइकिलों से 1 अरब कारों तक के मुताबिक 70 और 80 की दहाइयों के दौरान एक चीनी खानदान के लिए साइकिल खरीदना बड़ा मालियाती फैसला समझा जाता था। दारुल हुकूमत बीजिंग में 76% रोड स्पेस पर साइकिल चलती थी और हर दूसरे शख्स के पास साइकिल थी। ताहम अगले 20 वर्षों के दौरान चीन में फैमिली कार का तस्वुर फैला और कार ओनरशिप यानी कारें खरीदने के रुझान में तेजी आई। अखबार चाइना डेली की 2004 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त यानी 2004 में बीजिंग की सड़कों पर 40 लाख साइकिलें जबकि 20 लाख कारें चलती थी। एक अंदाजे के मुताबिक 2002 के दौरान चीन के हर 100 घरों के पास 143 साइकिलें हुआ करती थी। मुल्क में सालाना बाइक टैक्स 4 yuan था, जिसे गाड़ियों की मकबूलियत के बाद खत्म करना पड़ा। सोशलिस्ट चीन में मुकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी न होने की वजह से और इस जरूरत को पूरा करने के लिए गाड़ियां दरामद की जाती थीं। उस वक्त तक चीन में गैर मुल्की गाड़ियों पर 260% इम्पोर्ट ड्यूटी लागू थी। सन 1989 में चीन ने ऑटो सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी और ज्वाइंट वेंचर्स इश्तराक को फरोग देने के लिए नए कानून की मंजूरी दी, जिसने अमरीकी और यूरोपीय कार कंपनियों की तवज्जो हासिल की। इस तरह चीन में गाड़ियों की सनत ने कुछ तेजी पकड़ी, जैसे एक चीनी कंपनी शंघाई ऑटो मोटर इंडस्ट्री कारपोरेशन SAIC का इश्तराक जर्मन कंपनी वोल्क्सवैगन से हुआ और इसी दौरान एक दूसरी चीनी कंपनी बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कारपोरेशन BAIC ने अमेरिकी कंपनी अमेरिकन मोटर्स कारपोरेशन AMC के साथ इश्तराक किया। फिर चीन में बनाई गई इब्तदाई गाड़ियों में से एक वोल्क्सवैगन ने मकबूलियत हासिल की, जिससे उस मार्केट की वसअत का अंदाजा लगाया गया। सन 2012 की किताब डेजिग्नेटेड ड्राइवर्स हाउ चाइना प्लान्स टू डोमिनेट द ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में मुसन्निफ GE एंडरसन उस सेडान कार की तैयारी का अहवाल बताते हैं। उनके मुताबिक जर्मन माहिर एक बदहाल चीनी फैक्ट्री देखकर परेशान हो गए और गाड़ी बनाने से पहले उस फैक्ट्री की तजदीद करने लगे। जर्मन कार असेंबल करने की सलाहियत सिखाने के लिए चीनी वर्कर से 2 साल तक करीब 900 वोल्क्सवैगन सेंटेना कारों की असेंबली करवाई गई। जर्मन कार असेंबली कराने की सलाहियत सिखाने के लिए चीनी वर्कर से 2 साल तक करीब 900 वोल्क्सवैगन सेंटेना कारों की असेंबली करवाई गई और मजीद तरबियत देने के लिए 8 चीनी वर्कर्स को जर्मनी भी भेजा गया। यहाँ आपको ये भी बताती चलूं कि किस तरह चीन में ऑटो पॉलिसी में इस्लाहात की गई, जो गाड़ियों की सेल्स करोड़ों तक ले गई। किताब सेलिंग टू चाइना के मुताबिक चीन 80 और 90 की दहाई के दौरान ऑटो सेक्टर में दूरअंदेश इस्लाहात लाया। सन 1994 में चीन के मंसूबा साजों ने नई ऑटो पॉलिसी मुरतब की, जिसके तहत गैर मुल्की ऑटो कंपनियां किसी ज्वाइंट वेंचर में 50% मलकियत हासिल कर सकती थी। बादशाह गैर मुल्की ऑटो कंपनियों पर जोर दिया गया कि वो मुकामी सतह पर मौजूद पार्ट्स की मदद से आलमी मयार के मुताबिक गाड़ियां बनाएं। सन 1997 में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी जनरल मोटर्स GM चीन में दाखिल हुई और उसने SAIC के साथ इश्तराक किया। चीन की मुआशी पॉलिसियों में नरमी से गाड़ियों की खरीदो फरोख्त बढ़ने लगी। चाइना डेली की 2004 की रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि बायसाइकिल किंगडम चीन में उभरती मिडिल क्लास आमदनी
दुरुस्त के लिए साइकिल छोड़कर गाड़ी का इंतखाब कर रही है। CNBC की एक रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के प्रोफेसर बताते हैं कि चीन में 90 की दहाई के दौरान गाड़ियों की तलब 3 गुना बढ़ चुकी थी। नई सदी के आगाज पर चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में दाखिल हुआ। इससे गैर मुल्की कंपनीज का इत्तेमाद और भी बढ़ गया। किताब सेलिंग टू चाइना के मुताबिक उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में साल 2000 में 10 लाख गाड़ियां फरोख्त हुई, जो 2009 तक बढ़कर सालाना 1 करोड़ हो गई। अमरीकी कंपनी GM के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक चीन में 2012 से 2018 तक उसकी सालाना आमदन $2 अरब थी, मगर फिर सूरत हाल तब्दील होने लगी। चीन में GM समेत दीगर गैर मुल्की कार कंपनियों की आमदन मुसलसल कम होने लगी और इसकी वजह मुकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी थी। अब चीनी मार्केट में कारों की बड़ी तलब को मुकामी पैदावार पूरा कर रही थी। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह चीन ने अमरीकी और यूरोपीय कार कंपनियों को कैसे पीछे छोड़ा। इसका सादा सा जवाब है कि चीन में मुकामी सतह पर तैयार की जाने वाली गाड़ियों में मुसलसल बेहतरी आई है। चीन ने कोरिया की तरह वक्त से पहले गाड़ियों की बरामद शुरू की, मगर वो इसमें बुरी तरह नाकाम हुआ। उनके पास जरूरी मयार नहीं था। इंटरनेट पर ऐसे मंजर-ए-आम थे कि क्रैश टेस्ट में चीनी गाड़ियां टीन डब्बे की तरह तबाह हो रही थी, मगर फिर 5-10 साल बाद क्रैश टेस्ट में चीनी कारों की कारकर्दगी बेहतर हो गई। इस दौरानिये में चीनी कंपनियों ने अपने गैर मुल्की पार्टनर से बहुत कुछ सीख लिया था। चीन ने रवायती कार कंपनियों को टक्कर देने के लिए नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक कारों में सरमायाकारी की और इस इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में महारत की बदौलत बढ़तरी हासिल थी। चीनी हुकूमत इलेक्ट्रिक कार सब्सिडी और टैक्स में छूट के जरिए इस सनत में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। चीन को लगता था कि रवायती गाड़ियों में मगरबी और जापानी ऑटो कंपनियों से मुकाबला मुश्किल होगा, लिहाजा उसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर तवज्जो दी जिन पर माजी में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसने मंसूबाबंदी के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों में रिसर्च की हिमायत की और इस तरह मुकामी सतह पर पार्ट्स की दस्तयाबी मुमकिन हुई। चीन को बैटरी की तैयारी में सबकत हासिल है। अमेरिका में ये तासुर है कि ये सब्सिडी सस्ती लेबर और माहौलियाती कंट्रोल में नरमी की बदौलत हुआ। मुमकिन है कि इन अवामल का ताल्लुक माजी से होगा, लेकिन इससे चीन की तकनीकी काबिलियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैटरियों और मोटर्स के अलावा चीन को स्मार्टफोन्स और सॉफ्टवेयर में महारत हासिल है। जर्मन कंपनी वोल्क्सवैगन अपनी इलेक्ट्रिक कारों में सॉफ्टवेयर के मसाइल हल करने के लिए अब चीनी कंपनियों से मदद हासिल कर रही है। ये भी काबिल जिक्र बात है कि चीनी स्मार्टफोन कंपनियां जैसे शाओमी और हुआवे भी इलेक्ट्रिक कारों की दौड़ में शामिल हो गई है। ये कुछ नई कंपनियां हैं जिनके पास माजी का बोझ नहीं, उनके पास पुरानी फैक्ट्रियां नहीं, लिहाजा ये तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। अमरीकी और यूरोपीय कारों का सॉफ्टवेयर पुराना है, वो जदीद चिप्स इस्तेमाल नहीं कर पाते। चीन ने आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइंट वेंचर के कवानीन खत्म करके मार्केट को खोला है, जिससे गैर मुल्की कंपनियों की मुश्किलात बढ़ती हैं। टेस्ला वो वाहिद अमरीकी कंपनी है जो तजारती पॉलिसियों में नरमी के बाद चीन में ज्वाइंट वेंचर के बगैर दाखिल हुई थी। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में फरोख्त होने वाली हर दूसरी टेस्ला कार चीन में तैयार होती है। ये नजर आ रहा है कि अगले 5 वर्षों में फोर्ड, GM, होंडाई, किया और निसान को चीन से पूरी तरह निकलना पड़ेगा। चीन दुनिया की बेहतरीन कंपनियों को अपने मुल्क में काम करने की दावत देता है। इन कंपनियों से जल्द सब कुछ सीख लेता है और एक वक्त ऐसा आता है कि वो इन्हें बाहर जाने के दरवाजे दिखा देता है। आपका क्या ख्याल है? आने वाला वक्त चीनी ऑटो इंडस्ट्री के लिए कैसा होगा? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप हमारे नई वीडियो से महरूम न रहें। शुक्रिया।